हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह सिंड्रोम एक रेट्रोवायरस HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की के कारण कॉज होता है, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स में फेटल इलनेस या घातक बीमारी हो जाती है। बेसिकली ये वायरस जो होता है वो बॉडी इम्यून सिस्टम को या तो स्लो डाउन कर देता है या उसको ख़त्म कर देता है, जिससे कि जो पेशेंट होता है उसमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए वो प्रोन हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या अनयूजुअल मैलिग्नेंसी या कैंसर्स ट्यूमर्स जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से जो वो व्यक्ति होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। सर्वप्रथम इसको लॉस एंजलिस इन कैलिफोर्निया रीजन से 1981 में पहचाना गया। वहाँ कुछ पेशेंट्स देखे गए जो कि न्यूमोसाइटिस न्यूमोनिया से ग्रसित थे, और ये जो डिजीज़ थी वो सिर्फ उन्हीं में पाई जाती थी जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड थे। साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस इम्यूनोसप्रेस्ड जो लोग थे जिनमें कि ये न्यूमोनिया पाया जाता था, उनको पहले उन्हें स्किन और ब्लड वेसल्स के एबनॉर्मल कैंसर के साथ उन्होंने रिलेटेड किया, जिसे कि कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं। और ये उन्हीं में पाए जाते थे जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड थे, और ये सारे व्यक्ति जो थे वो होमोसेक्सुअल थे और उनकी इम्यून सिस्टम जो था काम करना बंद कर दिया था। 1893 में इस इम्यून सिस्टम को ख़त्म करने वाले फैक्टर का पता लगाया गया, और इसकी जो पहचान थी वो रेट्रोवायरस के रूप में हुई। ये रेट्रोवायरस जो होता है वो सेलेक्टिवली कुछ टी सेल्स को ही संक्रमित करता है। अब प्रेजेंटली इसको HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। इस वायरस की जो उत्पत्ति हुई या उसका जो ओरिजिन है वो सबसे पहले सेंट्रल अफ्रीका में हुई। ये माना जाता है कि पहले ये ह्यूमन बींग्स में नहीं था। इसका जो संचरण जो है, इसका ट्रांसमिशन जो है वो मंकी से ह्यूमंस में हुआ, और फिर सेंट्रल अफ्रीका में ये पूरे देश में फैल गया। HIV जो है उसके विभिन्न जैसे कि स्ट्रेन होता है HIV-1 एंड HIV-2। तो इसमें से HIV-1 जो है वो यूनिवर्सल है, विश्वव्यापी है, जबकि HIV-2 जो है वो पश्चिमी अफ्रीका या जो वेस्टर्न अफ्रीका जो है वहीं पाया जाता है। इसके 1952 में भी इसके इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में फैला हुआ, और सबसे ज़्यादा इस समय ये अमेरिका में पाया जाता है। 1983 में पाश्चर इंस्टीट्यूट में लक मॉन्टेगियर ग्रुप द्वारा एड्स के पेशेंट से लिम्फोनोड बायोप्सी के दौरान इस रेट्रोवायरस को सेपरेट किया गया। इन 1986 में इस रेट्रोवायरस को HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम दिया गया। 1986 में इन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की खोज के बाद इस वायरस का नाम HIV-1 दिया गया, और इसका एक इको वेरिएंट पाया गया जिसको कि HIV-2 नाम दिया गया। HIV-1 एंड HIV-2 ये दोनों ही जेनेटिकली SIV सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के समान ही होते हैं। रेट्रोवायरस के होते हैं बेसिकली उसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं। एक जो होता है वो ट्रांसफॉर्मिंग रेट्रोवायरस होते हैं, और ये वाले जो इस ग्रुप के जो वायरस होते हैं वो सेलुलर ग्रोथ जो होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर से ट्यूमर्स हो जाते हैं। इनमें ऑन्को जीन उपस्थित होता है जो कि सेलुलर ग्रोथ जो होता है उसको अनकंट्रोल कर देते हैं। और सेकंड जो होता है वो साइटोपैथिक रेट्रोवायरस होता है। ये लेंट्रीवायरस ग्रुप में आते हैं। लेंट्री मतलब होता है स्लो ग्रोथ। ये बेसिकली क्या करते हैं, सेलुलर डेथ जो होता है उसको इंड्यूस करते हैं। सेल जो होता है ये साइटोलाइटिक होते हैं, और सेल्स जो होते हैं उनकी डेथ को इंड्यूस करते हैं। ये जो होता है इसके अंदर HIV-1 एंड HIV-2 आते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, HIV के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो HIV जो है लेंटिवायरस के जो ग्रुप है उसके सभी सदस्य जैसे कि HIV-1 HIV-2 HIV-0 SIV, उनमें जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड जो मॉलिक्यूलर जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन इन सभी वायरस जो होते हैं उनके अंदर मेन RNA जीनोम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो कि वायरल RNA से DNA का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोइड प्रोटीन P10 प्रोटीएज एंड P32 इंट्रिकेज पाए जाते हैं। वाइल जीनोम एंड न्यूक्लियोइड जो जो होते हैं वो प्रोटीन से घिरे हुए होते हैं, और प्रोटीन से घिरे हुए इसके कोर प्रोटीन के दो लेयर्स पाई जाती हैं। HIV में इन कोर प्रोटीन को P17 एंड P24 से रिप्रेजेंट किया जाता है। वायरस का जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है वो होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होता है उससे बनी एक लेयर से घिरा हुआ होता है, और ये जो लेयर होती है वो HIV ग्लाइकोप्रोटीन
GP120 एंड GP41 के समावेशन इंटीग्रेशन के कारण बनती है। GP41 जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन में ट्रांसमेम्ब्रेन होती है या आबाह धसी रहती है, जबकि GP120 जो होती है वो GP41 से कहते नॉन कोवेलेंट रूप से जुड़ी रहती है। GP120 एंड GP41 जो होते हैं दोनों ही इन्फेक्शन के समय HIV को होस्ट कोशिका में अटैचमेंट के लिए सहायता करते हैं। HIV के एनवलप जो होते हैं उनमें MSC क्लास 1 एंड MSC सेकेंड क्लास जो होते हैं वो प्रोटीन भी पाई जाती है, जो कि उसको ना कहते हैं इन ये प्रोटीन जो होती हैं वो HIV वायरस को T4 लिम्फोसाइट जो होते हैं उससे जुड़ने में उसकी मदद करती हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो RNA वायरस है इसके का हम देखें तो इसके अंदर अगर इसके फेज़ को देखें तो कैसे होता है, इसकी लाइफ साइकिल जो है कैसे होती है कि सबसे पहले जो होता है HIV जो होता है वो इन्फेक्शन के समय 120 जो प्रोटीन होता है वो होस्ट सेल जो होता है उसके साथ वो संबंधित हो जाता है, बंधित हो जाता है। उसके बाद HIV जो होता है वो जो CD4 प्रोटीन होता है उसके साथ वो अटैच हो जाता है। CD4 प्रोटीन जो होते हैं वो TH लिम्फोसाइट पे पाई जाती है। T हेल्पर सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर CD4 प्रोटीन पाई जाती है, जिसके ऊपर वायरस का GP120 प्रोटीन जो होता है वो अटैच हो जाता है। HIV जो है लिम्फोट्रॉफिक होता है, मतलब कि लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसके अलावा ये मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, डेंड्राइटिक सेल्स, लैंगरहर्स सेल्स, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स इत्यादि में भी CD4 प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसके साथ कि ये वायरस जो होता है उनमें भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन इन सेल्स में CD4 की मात्रा H हेल्पर सेल की तुलना में कम होती है, इसलिए इनका इन्फेक्शन जो होता है वो T हेल्पर सेल जो होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। मतलब HIV की जो बंधन क्षमता या बनने की जो क्षमता होती है वो T हेल्पर सेल्स में ज़्यादा होती है, और HIV फर्स्ट की जो अटैचमेंट कैपेसिटी CD4 के साथ होती है वो HIV2 की तुलना में 25 गुना अधिक होती है। HIV जो होता है वो कोशिका के बनने के पश्चात उसका जो HIV का जो एनवलप होता है वो होस्ट कोशिका की प्लाज्मा सेल के साथ इंट्रीग्रेटेड हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, और इस फ्यूज़न की क्रिया में GP41 जो होता है उसके जो टर्मिनल जो एंड्स होते हैं उस पर उपस्थित फ्यूसोजेनिक डोमेन जो होते हैं उसकी वजह से ये फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब जब उसका अटैचमेंट जो होता है वो CD4 रिसेप्टर पे, होस्ट सेल के CD4 रिसेप्टर पे हो जाता है, और उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका वायरस के साथ, वायरस के जो एनवलप होता है उसके साथ फ्यूज़न हो जाता है। अब ये जो विरियन होता है, मतलब जो कैप्सिड जो होता है या प्रोटीन लेयर जो होती है वो सेल के बाहर आ जाती है, और उसके जो विरियन होता है वो अंदर आ जाता है, उसका जो RNA जो हेरिडिटरी मटेरियल है, और साथ में इसमें जो जितने भी जो दूसरे प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। इस जो RNA वायरस है इसलिए इसमें हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के फॉर्म में पाया जाता है। ये RNA जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी द्वारा डबल स्ट्रैंडेड DNA का, वाइल्ड DNA का निर्माण करता है, और इस वाइल्ड DNA का होस्ट सेल के DNA के साथ इंटीग्रेशन हो जाता है, और इसके साथ इंटीग्रेटेड होता है जो, तो उसे हम प्रो वायरस कहते हैं। और प्रो वायरस जो होता है, अब इस अवस्था के अंदर जो वायरस होता है प्रो वायरस के फॉर्म में डोर्मेंट फेज में काफ़ी सालों तक जो होता है ह्यूमन बींग्स में बना रहता है, वो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है, और इस फेज़ में वो काफ़ी सालों तक डोर्मेंट फेज में बना रहता है। जब भी कोई ऐसे एजेंट्स जो कि उसको स्टिमुलेट करते हैं, उस कंडीशन के अंदर ये प्रो वायरस में जो वाइल्ड DNA जो वो खुद के लिए वायरल जीनोमिक RNA का निर्माण करता है, mRNA का निर्माण करता है, और mRNA के द्वारा वो RNA पॉलीमरेजेस वगैरह और दूसरे अपने लिए कैप्सिड प्रोटीन्स एंड वाइल्ड प्रोटीन जो होते हैं उनका वो निर्माण करता है, वाइल्ड कंपोनेंट का निर्माण कर देता है। उसके बाद वाइल्ड कंपोनेंट जो होते हैं उनकी असेंबली होती है, वो विरियन का निर्माण हो जाता है। ये जो नए वायरस जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, विरियन बनते हैं, उनमें वाइल्ड एनवलप की असेंबलिंग हो जाती है, और मतलब उनके ऊपर एनवलप बन जाते हैं, और अब ये जो नए वायरस बनते हैं वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये पूरे शरीर में जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होती हैं, उनमें ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अब कभी भी ऐसे पेशेंट जिसके अंदर कि इनका इन्फेक्शन है
अगर ऐसे पेशेंट का कोई भी फ्लूइड, भले वो सीमेन के थ्रू हो, सेक्सुअल कोर्टशिप में सीमेन के थ्रू या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, फ्लड के थ्रू, जो जब किसी भी दूसरे ह्यूमन बींग्स में एंटर करता है तो फिर दूसरा पर्सन जो होता है वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो जो वायरस होता है उसकी जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन जो होती है वो ब्लड, CSF और सीमेन में पाई जाती है। ब्लड में पाई जाती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पाई जाती है और सीमेन में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी लोअर कंसनट्रेशन जो होती है वो टीयर्स में, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क एंड यूरिन में भी पाई जाती है। इसके अलावा सर्वाइकल एंड वेजाइनल सिक्रेशन में भी ये पाए जाते हैं। इनको ब्रेन टिश्यू, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो सेल्स एंड स्किन से भी आइसोलेट किया गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, ये ब्लड में पाए जाते हैं और सीमन में पाए जाते हैं। यही रीज़न होता है कि ऐसे पर्सन जिनके अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं या ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप पाए जाते हैं उनमें सीमन के थ्रू, और ऐसे जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिनमें होता है या उनमें जो इन्फेक्टेड जो सिरिंज या निडल्स जो काम में लेते हैं, ड्रग्स जो इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं, उनमें ये बीमारी जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो आज हमने बात की है रिट्रोवायरस के स्ट्रक्चर की। जो एड्स का जो रिट्रोवायरस होता है, RNA वायरस होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इसके रीजंस, इसके सिम्टम्स और इसके प्रिवेंशन की। थैंक यू।